नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। एमपीपीएससी प्री जो आपका 17 दिसंबर को है, तो एमपीपीएससी एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए और बार बार रिवाइज भी करते चलना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया भारत इनमें से कौन सा पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन आपके सामने है पीएम विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, भारत विज्ञान पुरस्कार या फिर दीनदयाल विज्ञान पुरस्कार। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखिए राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है भारतीय वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि किस देश के साथ साझेदारी, किस देश के साथ में पार्टनरशिप में भारत ने हाल ही में अपने प्रमुख शहरों में 10,000 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है। भारत ने किस देश के साथ में पार्टनरशिप करके अपने कुछ प्रमुख शहरों में 10,000 बसें लॉन्च करने का निर्णय किया है। तो भी ये पार्टनरशिप किसके साथ की है? ऑप्शन है जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इसका सही आंसर है यूएसए। तो ये भारत ने यूएसए के साथ मिलकर ये अच्छा निर्णय किया है और इसके लॉन्च होने के बाद में भारत में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि देखिए वर्तमान में हमारा पूरा जो विश्व है वो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, ये बड़ी समस्या है। तो उसके समाधान के लिए भारत ने जब मोदी जी यूएसए गए थे तो वहां पर निर्णय हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। तो उसी की दिशा में ये काम किया गया है। तो भारत ने यूएसए के साथ मिलकर पर्यावरण के दिशा के संरक्षण की दिशा में एक काम निर्णय किया है और 10,000 बसें लॉन्च की है। वर्तमान की बात करें तो हमारे भारत में लगभग 4,000 के आसपास बस चल रही हैं और इसके आने के बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। देखिए अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भारत से कौन कौन से, वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं कि होयसला मंदिर कहां पर है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ऑप्शन आपके सामने है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में। यह इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो भाई कर्नाटक में होयसला मंदिर स्थित है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इस प्रकार से प्रांगण है, काफी बड़ा प्रांगण है। इसकी छोटी सी पिक आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन, अब देखिए हमारी टेस्ट सीरीज, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जो पढ़ते हो तो आपका लेवल चेक करने के लिए कि आपको कितना याद है, कहां पर आपसे गलती हो रही है, किस टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है। इस कारण से आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहना चाहिए। डेली आपको एक टेस्ट लगाना है 10 से 12 के बीच में, ताकि आपको एक आपकी हैबिट डेवलप हो पाए। ठीक, तो हमारी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, इसमें लगभग 40 मॉक टेस्ट है जो पर्याप्त है। प्रीवियस ईयर पेपर है, करंट अफेयर है, एमपी जीके के 600 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। एमपी जीके से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं जो इसमें कवर है, इसीलिए हमने इसको लॉन्च किया। आपके अकॉर्डिंग हमने इसको डेवलप किया है, डिजाइन किया है। इसकी प्राइस मात्र 799 है फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अप्रैल में भी आपका पेपर आने वाला है, इसलिए हमने इसको 1 ईयर के लिए लॉन्च किया है। 6 मंथ का भी पैकेज है, लेकिन आप 1 ईयर का ही परचेज करिए, आपको आगे भी काम आएगा। 799 में इसको आप करिए। arambclass.com हमारी वेबसाइट है, देखिए लिखा हुआ arambclass.com, यहां से आपको परचेज करना है। ठीक, देखो ये हमारी वेबसाइट देखें, अब ये है arambclass.com, यहां पर आप विजिट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इनमें से किस एजेंसी ने संयुक्त रूप से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। यानी भारत में वर्तमान में जो बुजुर्ग हैं तो उनकी संख्या बढ़ रही है, तो भविष्य में उनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी, उससे क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो इस संबंध में मतलब भारत में जो बुजुर्ग हैं उनके संबंध में एक सर्वे है, एक रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसको हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इनमें से किस एजेंसी ने संयुक्त
रूप से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी करी है? तो हमको जानना यह है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट क्या है और इसे किसने जारी किया है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, या फिर अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। नेक्स्ट है आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। ये इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ए, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसे जारी किया है। बात क्लियर? आप देखो, बेसिकली ये हमारे भारत में जो बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके संबंध में ये रिपोर्ट है, और भविष्य में ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा, 2050 तक, 46 तक, ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा और इससे क्या क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNEPA, ठीक, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS के साथ के सहयोग से भारत में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर प्रकाश डालते हुए इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी करी है। ठीक, तो किसने करी है? UNEPA और IIPS के साथ के सहयोग से भारत में तेजी से जो आपकी जो बुजुर्ग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके संबंध में इस रिपोर्ट में आंकड़े पेश किए गए हैं, फैक्ट पेश। अब देखो रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य देखिए। जनसांख्यिकी की बात करें तो 41% की दशकीय वृद्धि दर के साथ में भारत की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। जो भारत में बुजुर्ग आबादी है वो 41% की दशकीय वृद्धि के साथ में स्पीड से बढ़ रही है। एक आंकड़ा ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्ष 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग कैटेगरी में आने वाली है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला है, वर्ष 2046 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी, बच्चों की आबादी यानी बच्चे किसको बोलेंगे? जिनकी उम्र 0 से 15 वर्ष के बीच उनको बोलेंगे बच्चे, या 1 से बोल सकते हैं आप। तो 0 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे हम लोग बच्चे। ठीक, तो बुजुर्गों की आबादी, बच्चों की आबादी यानी जो 0 से 15 वर्ष के बीच में है उनकी आबादी से अधिक होने वाली है। ये एक बड़ा विषय है कि जो हमारे यहाँ देखिए, अगर आपको विकास करना है तो हमारे यहाँ पे देश में, किसी भी देश में जो युवा है उनकी संख्या ज़्यादा होना चाहिए, ना कि बुजुर्गों की। ठीक, यहाँ पर उल्टा होने की संभावना है। तो बुजुर्गों की आबादी जो है बच्चों की आबादी से ज़्यादा होने का अनुमान है 2046 तक। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है एग्जाम में। वर्ष 2022 और 50 के बीच में 80+ वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या लगभग 279% बढ़ने की उम्मीद है। यानी वर्तमान में 2022-23 में से लेकर 2050 तक जो बुजुर्ग आबादी है वो 279% के रेट से बढ़ने का अनुमान इसमें लगाया गया है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट इस रिपोर्ट पर दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसने रिपोर्ट जारी करी है या इसका फुल फॉर्म क्या है, जो भी आपके सामने है। ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए, इनमें से कौन से देश को सर्वाधिक मुक्त अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है? फ्री इकोनॉमी का दर्जा इसमें दिया गया है। देखिए, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड या फिर USA। इसका सही आंसर है सिंगापुर। देखिए, जिस देश के साथ में व्यापार करने में काफ़ी आसानी होती है, उसका व्यापार का जो कल्चर काफ़ी इजी होता है, उसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। ये बेसिक जो आपको बताया मैंने, सिंगापुर इज नाउ रैंक्ड एज अ वर्ल्ड फ्री इकोनॉमी। इसके पहले टॉपर कौन था? देखिए, पिछले 53 साल से हांगकांग टॉपर था। इस वर्ष पहली बार जो है सिंगापुर टॉपर आया है। अब ये क्यों आया है इसको समझते देखिए, आइए। ठीक है, देखो, सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ा। 53 साल से हांगकांग आगे था। हांगकांग ने के 53 साल के शासनकाल का अंत हो गया है। अब इस बार सिंगापुर टॉपर। यह बदलाव कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। ये जो रिपोर्ट जारी किसने करी है? रिपोर्ट जारी करी है कनाडाई
एक थिंक टैंक है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, बात क्लियर है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट के आधार पर ये जो ऊपर नीचे का जो कार्यक्रम हुआ है, मतलब इस रिपोर्ट के आधार पर हांगकांग सेकंड पर आ गया और आपका सिंगापुर टॉप पर आ गया। क्लियर बात। चलो अब देखें, विश्व सूचकांक की आर्थिक स्वतंत्रता जो 1970 से आर्थिक स्वतंत्रता पर नजर रखी हुई है, ने पहली बार हांगकांग को दूसरे स्थान पर रखा है। ठीक, तो विश्व सूचकांक की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है, मतलब जो आपका विश्व सूचकांक है उसकी आर्थिक इंडिपेंडेंसी क्या है उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें हांगकांग को सेकंड स्थान पर रखा है। अब देखिए जो परिवर्तन हुआ है इसका कारण क्या है। जो परिवर्तन हुआ है उसका कारण ये है कि जो आपका सिंगापुर है उसने व्यापार को आसान किया है, जो उसमें कंपटीशन है उसको उसने इजी करने का प्रयास किया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कठिनाई होती है, काफ़ी हैवी, काफ़ी कठिन नियम होते हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो उसने रूल्स को आसान किया है बाकी देशों के लिए, वहाँ के लिए, और बाजार में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धा की इसमें स्वतंत्रता दी है। मतलब बाजार में आपको प्रवेश करना है तो बहुत से नियम होते हैं, तो इसने नियम कम किए हैं। बैंकॉक ने नियम बढ़ा दिए हैं, इसलिए वो सेकंड नंबर पर आ गया। ठीक, इन्होंने नियम काफ़ी ईजी कर दिए हैं और वहाँ पर जो इंडिपेंडेंसी है, जो स्वतंत्रता है, उसको काफ़ी आसान किया है। चलिए, तो इस कारण से तो उसका आंसर यह है सिंगापुर इस समय टॉप पर आ चुका है, बैंकॉक सेकंड पर। अब देखें हांगझोउ में आयोजित हो रहे एशिया, अब देखो हांगझोउ में जो वर्तमान में एशियन गेम्स 2023 हो रहे हैं, तो मैं इसमें नेहा ठाकुर ने गर्ल्स डिंगी ILCA4 इवेंट में सैलिंग यानी नौकायान प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो बेसिकली नेहा ठाकुर ने एशियंस गेम्स में कौन सा पदक जीता है जो कि हांगझोउ में समय चल रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन गोल्ड है और सिल्वर है, ब्रॉन्ज है और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो भाई एशियंस गेम्स 2023 में नेहा ठाकुर ने सैलिंग में सिल्वर मेडल जीता है। बात क्लियर है। क्वेश्चन बनेगा कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है, सैलिंग से है। एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता है, तो आंसर है सिल्वर, इन्हें मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी नेहा ठाकुर, देखें ये है नेहा ठाकुर, तो इन्होंने सिल्वर जीता है एशियन गेम्स में हांगझोउ में। चलिए एशियन गेम्स 2023 में भारतीय मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम, जो भारतीय पुरुष टीम है, किस संबंध में है, ये आपके हैं 10 मीटर एयर राइफल्स। ठीक, 10 मीटर एयर राइफल्स की पुरुष टीम ने शूटिंग खेल में कौन सा पदक जीता है। इसका आंसर है गोल्ड, इन्होंने गोल्ड जीता है। देखो ठीक, तो जो आपकी नेहा ठाकुर हैं, जो उनका संबंध सैलिंग से है, उन्होंने सिल्वर जीता है। और जो 10 मीटर आपकी जो एयर राइफल शूटिंग टीम है, उन्होंने मतलब मेंस की, उन्होंने गोल्ड जीता है। ये आपकी टीम है, देख पा रहे हैं आप। तो ये शूटिंग में इन्होंने, इनकी टीम है, उन्होंने गोल्ड जीता। आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको याद करना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भैया 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन, अच्छा क्वेश्चन है, 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख, जो आपके आर्मी चीफ हैं, तो सेना प्रमुख सम्मेलन IPACC कहां पर आयोजित किया गया है। इसका ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली में, टोक्यो में, सिंगापुर में या फिर आपका सियोल में। इसका आंसर है नई दिल्ली में ये कार्यक्रम किया गया है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए इस प्रकार से देखिए ये संपन्न हुआ। अब देखो कि भैया मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्री 2023 एक बाइक रेस होती है। तो बेसिकली मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्री 2023 का इनॉग्रल रेस किसने जीता है। बात क्लियर है, मार्केज है, उसके बाद फ्रांसिस्को बागनिया है, मार्को बेनेच्ची है और फेबिया क्वाटरारो है। तो अभी जो आपका मोटो जीपी यूपी में, जो आपका ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर ये इवेंट हुआ है, यूपी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्री 2023 इसका नाम है। तो किसने इसको जीता है, इसका आंसर है मार्को बेनेच्ची ने इस इवेंट को जीता। देखिए यूपी में आपको सीएम है, इन्होंने इनको सम्मानित किया है। ये सेंटर में खड़े, इनका नाम है मार्को बेनेच्ची। ठीक है, चलिए अब देखें इसमें
देखिए ये आपका है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, इंडिया रेसिंग एरेना, जो ग्रेटर नोएडा में, जो बेसिकली वहां पर रेसिंग का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। बात क्लियर है? तो वहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये वर्ल्ड रेबीज डे हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 12 सितंबर, 16 सितंबर, 28 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम क्या है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसका थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम रखा गया है। इसमें बेसिकली आपको जो रेबीज है उसकी अगर बात की जाए तो देखिए रेबीज जो है बेसिकली एक जूनोटिक रोग है, जूनोटिक बीमारी है, यानी ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में होता है या मनुष्यों से पशुओं में होता है, उसको बोलते हैं जूनोटिक रोग। ठीक, तो आपको जो रेबीज है वो बेसिकली एक जूनोटिक रोग है जो कुत्ते से हमें होता है। अब देखें इसमें रेबीज एक वायरल बीमारी है जिसमें 100% मृत्यु दर होती है अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, प्रिवेंशन ठीक से नहीं किया गया। यह मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों की लार के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। अगर कोई मनुष्य जिसमें संक्रमित है, उसको रेबीज हुआ है, तो उसकी लार के माध्यम से आपको हो सकता है। आमतौर पर जानवरों के काटने के माध्यम से भी होता है। अगर उसको बीमारी है और उसने आपको काट लिया है तो भी ये होना संभव होता है। इसके बाद देखें, आवारा कुत्ते और बिना टीकाकरण वाले घरेलू कुत्ते रेबीज वायरस के लगातार वाहक होते हैं। अगर कुत्ता आवारा है या उसको इंजेक्शन, आपने उसको पाला, इसको इंजेक्शन नहीं लगवाया है, तो भी इससे खतरा आपको होता है। रेबीज के लक्षणों में अगर आप देखें कि इसके लक्षण क्या है, तो आपको हेडेक हो रहा है या फिर तेज बुखार है, अत्यधिक इसमें लार का बनना है, या फिर इसमें पक्षघात है, मानसिक गड़बड़ी, आप अगर मानसिक रूप से इनबैलेंस आपका हो रहा है, या फिर और भ्रम की कंडीशन बन रही है, आपको भ्रम हो रहा है किसी चीज़ का, तो भी इसके लक्षण होते हैं जो अंततः कई मामलों में मृत्यु का कारण बनता है। ठीक, अब देखो ये जो रेबीज है, इसे किसने, एक मिनट, किसने इसको घोषित किया है? जो आपका रेबीज है, किसने इसको स्थापित किया, किसने इसकी शुरुआत करी है और किसने इसको ऑथेंटिक किया है? देखिए, तो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल, GARC द्वारा स्थापित है। इन्होंने इसकी स्थापना करी है ना, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने इसको मान्यता प्रदान करी है। तो किसने स्थापित किया, किसने इसको मान्यता प्राप्त करी है, आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अब देखें इसमें उद्देश्य, जो आपका रेबीज डे है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना, इसका उद्देश्य है। अब बात करें कि जो आपका जूनोटिक रोग है वो फैलता कैसे है। देखिए, सावधान, ऐसे फैलता है जूनोटिक रोग। सबसे पहले आपका आता है सीधा संपर्क, संक्रमित जानवर की लार, रक्त, मूत्र, श्लेष्मा, मल के संपर्क में आना। अप्रत्यक्ष संपर्क, जहां जानवर रहते हैं और जो कीटाणु से दूषित जानवर रहते हैं, तो अगर वहां कीटाणु है तो उससे भी आपको हो सकता है। जल जनित, कोई व्यक्ति, अगर कोई जानवर इस बीमारी से ग्रसित है और उस क्षेत्र में वो पानी यूज कर रहा है, उसी पानी को आपने यूज कर लिया है ना, संक्रमित जानवर के मल से दूषित पानी या उसके संपर्क में आना, उसका मल है, उससे दूषित पानी है, उसको आपने यूज कर लिया, तो उससे भी आपको होने की संभावना होती है। वेक्टर जनित, यानी किसी मच्छर या पिस्सू जैसे कीट द्वारा काट लिया जाना, उसने इसको काटा है फिर आपको काट लिया, इस प्रकार से। खाद्य जनित, दूषित भोजन खाने या पीने से जो संक्रमित जानवर के मल से दूषित है, आपने ऐसा भोजन कर लिया है जो संक्रमित जानवर से दूषित है, तो भी आपको होने की संभावना होती है। अब क्वेश्चन ये है कि विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो भी 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो भैया 1885 में लुई पाश्चर ने सबसे पहला रेबीज का टीका लगाया था। देखिए, लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया था, जो जूनोटिक रोग की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हुआ। तो इसी दिन 6 जुलाई 1885 में पहला टीका लगाया था रेबीज का, इसलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। ठीक, तो हमने 10 क्वेश्चन आज पढ़े हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, आपको उनको पढ़ के बार बार रिवाइज करना चाहिए, आपको नोट्स में उनको शामिल
करना चाहिए, तभी आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।